नमस्कार। जनरल साइंस की सीरीज़ में मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। जनरल साइंस में हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और बायोलॉजी का ये 8वां क्लास है। 7 क्लासेस ऑलरेडी हमने इस पर करी हैं। इससे पहले हमने भौतिकी वाले पार्ट को भी कवर किया हुआ है। अगर आप में से ऐसा कोई हमारा साथी है जो इसी वीडियो के माध्यम से पहली बार चैनल को विजिट कर रहा है, तो इस चैनल पर काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। साइंस में मैंने अभी रिसेंटली फिजिक्स को कंप्लीट किया है, तो वहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिल जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम में काम आ सकती हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं। तो बायोलॉजी में हमारा चैप्टर था कोशिका और पिछली क्लास में हमने कोशिका के बारे में सामान्य जानकारी के बारे में समझा था। इसके साथ साथ सेल थ्योरी क्या होती है, कोशिका सिद्धांत क्या होता है, इसको हमने समझा था। तो जहाँ पर चीज़ों को पिछली क्लास में छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ते हैं। हमने कोशिका द्रव्य को भी डिस्कस कर लिया था पिछली क्लास में और हमने पढ़ा था कि कोशिका द्रव्य के मेनली दो पार्ट होते हैं। एक होता है आपका साइटोसोल, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कोशिका तरल, और इसका जो दूसरा भाग होता है उसको हम बोलते हैं कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेलिज। और आज के इस क्लास में मुख्य रूप से जो हमारा ध्यान रहेगा वो इन्हीं कोशिकांगों पर रहेगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और आप यहाँ से समझ लीजिए कि जो सेल वाला चैप्टर है, कोशिका वाला चैप्टर है, इस चैप्टर में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस पार्ट से पूछे जाते हैं, तो वो यही कोशिकांग हैं जिनको आज हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। अगर सेल से प्रश्न आता है, कोशिका वाले अध्याय से, कोशिका वाले चैप्टर से प्रश्न आता है, तो ये इसकी प्रबल संभावना होती है कि इन्हीं कोशिकांगों में से किसी एक कोशिकांग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इन्हीं को विस्तार से आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे कोशिकांग पहले तो आप ये दिमाग में रखेंगे कि कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है? चाहे अंतःप्रदव्य जालिका हो, चाहे आपका गोल्जी बॉडी हो, लाइसोसोम हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, लवक जिसको हम अंग्रेजी में प्लास्टिड कहते हैं, या रसधानी हो, वैक्यूल्स, ठीक है, तारक काय जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं अंग्रेजी में, राइबोसोम, माइक्रोबॉडीज, ये सारे के सारे नाम किसके हैं? ये कोशिकांगों के नाम हैं। कोशिकांगों के नाम हैं। और ये कोशिकांग पाए कहाँ पे जाते हैं? पहला प्रश्न यही है। ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे कोशिकांग कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, जिनको हम एक एक करके सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आती है आपकी अंतःप्रद्रवी जालिका, ठीक है। साथ ही साथ मैंने इनका जो इंग्लिश वर्जन है वो भी रखा है, यानी जो मुख्य नाम है उनको मैंने अंग्रेजी में भी हिंदी के साथ साथ यहाँ पर लिखने की कोशिश की है, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि ये साइंस का एक ऐसा पार्ट है, बायोलॉजी, यहाँ पर ज़्यादातर जो टर्म यूज़ करे जाते हैं वो अंग्रेजी वाले यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अंतःप्रतवी जालिका, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दोनों ही नाम आपको पता होने ही चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है। तो अंतःप्रदवी जालिका की खोज किसके द्वारा की गई थी? पहला प्रश्न, ठीक है। इसकी खोज की गई थी एल्बर्ट क्लाउड और कीर्थ पॉर्टर के द्वारा। अंतःप्रदवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज किसके द्वारा की गई? एल्बर्ट क्लाउड और कीर्थ पॉर्टर के द्वारा। ये होती क्या है? अंतःप्रद्रवी जालिका होती क्या है? ये यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त नलिकाओं, जिनको हम अंग्रेजी में ट्यूबल्स कहते हैं, इसके साथ साथ चपटी थैलियों, फ्लैटनेड सैक्स, इन दोनों का बना हुआ एक सिस्टम होता है, तंत्र होता है। यानी मुख्य रूप से जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, ये किससे मिलकर के बनती है? ये झिल्ली युक्त नलिकाओं और चपटी थैलियों जैसी संरचनाओं से मिलकर के बनती है। ये किस पदार्थ की बनी होती है? ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये वसा और प्रोटीन से बनती है। और बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है कि अंतःप्रद्रवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का जो स्थान है वो क्या कहलाता है? ल्यूमेन कहलाता है। तो आपको इस तरीके से याद ना हो तो ऐसे याद रखें कि ल्यूमेन कहाँ पाया जाता है या ल्यूमेन कहाँ पे होता है। तो ये कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाने वाले कोशिकांग अंतःप्रद्रवी जालिका में होता है, ठीक है। ल्यूमेन कहाँ पे होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। अब अंतःप्रद्रवी जालिका, इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं। इसमें से एक जालिका जो होती है वो खुरदरी टाइप की होती है, रफ होती है। और दूसरी जालिका जो होती है वो कैसी होती है? स्मूथ होती है, चिकनी होती है। अच्छा, अंतःप्रद्रवी जालिका के ये जो दो भाग हैं, खुरदरी जालिका और चिकनी जालिका, इनमें जो मुख्य या आधारभूत अंतर है वो क्या है? तो इनमें हम विभेद करते हैं मुख्य रूप से इनमें राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर। यानी खुरदरी जालिका वह जालिका होती है या वह अंतःप्रद्रवी जालिका होती है जिसमें राइबोसोम उपस्थित होते हैं। और चिकनी जालिका वह अंतःप्रद्रवी जालिका होती है जिसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम की उपस्थिति होती है, इसी वजह से इसकी जो सतह है,
इसका जो सरफेस है वो खुरदरा टाइप का हो जाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। ठीक है, तो मूल अंतर जो है इन दोनों में, खुरदरी जालिका में और चिकनी जालिका में, वो इसमें राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर तय किया जाता है। खुरदरी जालिका में राइबोसोम पाया जाता है और चिकनी जालिका में राइबोसोम नहीं पाया जाता है। सबसे मुख्य चीज तो इसमें याद रखने की यही है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि खुरदरी जालिका क्या काम करती है। ये प्रोटीन को कोशिका के अन्य पार्ट्स में भेजने का काम करती है। खुरदरी जालिका प्रोटीन को कोशिका के अन्य भागों में भेजती है। और चिकनी जालिका क्या काम करती है, ये कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का संश्लेषण करती है। इसके साथ साथ इसका एक महत्वपूर्ण कार्य है कि ये जो मस्तिष्क कोशिकाएं होती हैं मनुष्य की, उसमें स्त्री और पुरुष के जो हार्मोन्स होते हैं उनका संश्लेषण करने में भी सहायक होती है चिकनी जालिका। खुरदरी जालिका जो होती है ये अग्नाशयी कोशिकाओं में इंसुलिन का उत्पादन करने में भी हेल्प करती है। और चिकनी जालिका क्या करती है, जो भी कशेरुक प्राणी होते हैं, कशेरुकी प्राणी होते हैं, उनके यकृत में कोई विषनुमा चीज है, यानी कोई टॉक्सिन है, ठीक है, या कोई भी ऐसी दवा है जिसका असर थोड़ा सा टॉक्सिक हो सकता है, तो उसको डिटॉक्सीफाई करने का काम भी, यानी उसका निराविषीकरण, हिंदी में निराविषीकरण करने का काम भी चिकनी जालिका के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये पहला हमारा कोशिकांग था जिसको हमने डिस्कस किया। इसके बाद में आता है आपका गोल्जी काय। गोल्जी काय को अलग अलग जगह पर आपने अलग अलग तरीके से लिखा हुआ देखा होगा। कहीं पर इसको गोल्जी काय कहते हैं, कहीं पर इसको गोल्जी उपकरण लिख देते हैं, कहीं इसको अंग्रेजी में गोल्जी बॉडी, जैसे गोल्जी काय का अंग्रेजी वर्जन जो होगा वो गोल्जी बॉडी होगा, और गोल्जी उपकरण का अंग्रेजी वर्जन जो होगा वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होगा। तो कुछ भी लिखा दिख जाए, गोल्जी उपकरण हो, गोल्जी काय हो, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो, गोल्जी बॉडी हो, वो सभी चीज़ें एक ही हैं। इसकी खोज किसने करी थी? 1898 में इसकी खोज करी गई थी कैमिलो गोल्जी के द्वारा, और इसी के नाम पर इसका नाम गोल्जी का या गोल्जी उपकरण रखा गया। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में इस गोल्जी कॉम्प्लेक्स को उल्लू और बिल्ली की तंत्रिका कोशिका में खोजा था। ठीक है, कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय को कहाँ पे खोजा था? उल्लू और बिल्ली की तंत्रिका कोशिका में खोजा था। ये जो गोल्जी उपकरण है या गोल्जी काय है, ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं का परिवहन और विनिर्माण केंद्र है। यानी यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन और उनका निर्माण केंद्र के रूप में गोल्जी काय को गोल्जी काय को उनके विनिर्माण केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसमें एक महत्वपूर्ण टर्म आता है सिस्टर्नी। ठीक है, ये सिस्टर्नी क्या होती है? ये एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से दिखाई देने वाली झिल्ली युक्त पुटिका होती हैं जो गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण के अंदर पाई जाती हैं। अब गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण जो है, इसको पादप कोशिकाओं में क्या कहा जाता है? ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, जो प्लांट सेल होती हैं, पादप कोशिका होती हैं, उसमें भी गोल्जी काय होता है, लेकिन नाम वहां पे इसका गोल्जी काय नहीं होता है। ठीक है, जंतु कोशिका में इसे गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण कहते हैं, और पादप कोशिका में इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है, डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो जो जंतु कोशिका में गोल्जी काय होता है, वही पादप कोशिका में क्या होता है? डिक्टियोसोम होता है। इसके बाद में आता है आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज करी थी डी ड्यूब ने। ठीक है, डूबे भी लिख देते हैं कहीं कहीं पर इसको। लाइसोसोम की खोज डी ड्यूब ने करी थी 1955 में। ये एक झिल्ली से घिरी हुई संरचना है जिसमें कुछ पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसमें उपस्थित होते हैं। तो लाइसोसोम में जो पाचक एंजाइम होते हैं, इनके नाम आपको प्रमुख रूप से पता होने ही चाहिए। इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं? प्रोटीएज एंजाइम होता है, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम होता है, इसके अलावा फॉस्फेटेज एंजाइम होता है। तो ये कैसे एंजाइम हैं? ये पाचक एंजाइम हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, और ये किसके अंदर पाए जाते हैं? लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं। लाइसोसोम से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो काफी बार पूछा गया है, छोटे से छोटे परीक्षा से लेकर के बड़ी से बड़ी परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सेल। सुसाइड बैग ऑफ सेल किसको कहा जाता है? ये प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार, आप सभी को पता भी होगा, ये सामान्य सा प्रश्न है। तो सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है लाइसोसोम को। प्रश्न उठता है कि इसको सुसाइड बैग ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, तो इसको समझिए। देखिए, कभी कभी क्या होता है, सेल पॉइजनिंग हो जाती है, यानी विटामिन ए की जब अधिकता हो जाती है तो उससे क्या होती है? सेल पॉइजनिंग हो जाती है, कोशिका विषाक्तता हो जाती है। तो इससे क्या होता है? कोशिकीय उपापचय जो है, मेटाबॉलिज्म जो है, उसमें गड़बड़ी होने लगती है, व्यवधान होने लगता है, जिसके कारण कोशिका
फट जाती है, ठीक है, व्यवधान के कारण जो है वो फट जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, लाइसोसोम के अंदर जब कोशिका फट जाती है तो लाइसोसोम अपनी ही कोशिकाओं को डाइजेस्ट करने लग जाता है, अपनी ही कोशिकाओं को पचाने लग जाता है। तो इसी वजह से इसको हम आत्महत्या की थैली कहते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली के नाम से इसको जाना जाता है, सुसाइड ऑफ बैग ऑफ सेल के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा लाइसोसोम जो है ये वायरस और बैक्टीरिया दोनों को पाचित करके कोशिका की रक्षा करने का भी काम करता है, ठीक है। तो ये इसके मेन फीचर्स हैं। इसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया पे आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी थी रिचर्ड अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी? रिचर्ड अल्टमैन ने करी 1890। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि रिचर्ड अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज तो कर ली, लेकिन इसने नाम इसको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया। जब रिचर्ड अल्टमैन के द्वारा इसकी खोज की गई तो इसने इसको नाम दिया बायोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया जो आधुनिक नाम है ये बाद में पड़ा, और ये नाम किसने दिया? कार्ल बेंडा ने, ठीक है। खोज का अगर बात की जाती है तो रिचर्ड अल्टमैन का ही नाम आएगा, क्योंकि मूल रूप से इसकी खोज जो करी गई थी वो इन्हीं के द्वारा की गई थी, रिचर्ड अल्टमैन के द्वारा की गई थी। लेकिन नाम जो इसको दिया था बायोप्लास्ट दिया था, बाद में कार्ल बेंडा के द्वारा इस बायोप्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया कहा गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? ये कार्ल बेंडा ने दिया। खोज किसने करी? रिचर्ड अल्टमैन ने, ये आप याद रखेंगे। क्या काम करता है ये? मुख्य रूप से कोशिका का जो पाचन तंत्र होता है उसके रूप में माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है। कोशिका के लिए ऊर्जा का उत्पादन भी करता है, ठीक है। कोशिका के लिए ऊर्जा का उत्पादन भी करता है, और ऊर्जा उत्पादन के इस गुण के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसके अलावा ये यकृत कोशिकाओं में अमोनिया का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, निराविषीकरण करता है। टेस्टोस्टेरोन और एजिस्ट्रोन जो हार्मोन होते हैं उनका निर्माण भी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। और इसका एक प्रमुख फीचर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन, यानी कोशिकाओं के श्वसन में मदद करता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन करता है। और एटीपी के रूप में, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसको कहा जाता है, एटीपी। आगे विस्तार से आप पढ़ेंगे इन चीजों के बारे में। एटीपी के रूप में ये ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है, ठीक है। इसी वजह से इसको पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि इसकी जो कार्य करने की कैपेसिटी है, कार्य की है, और इसकी जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, वो केंद्रक और कोशिका द्रव्य के द्वारा संचालित होती है। अतः इसको एक नाम दे दिया जाता है, या इसको एक कैटेगरी में रखा जाता है, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, यानी अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। क्योंकि ये पूरी तरीके से स्वायत्त नहीं होता, पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं होता। एक और महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया और जो प्लास्टिड्स होते हैं, हरित लवक होते हैं, इन दोनों में, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें चाहे हरित लवक की बात करें, दोनों में अपने प्रकार के राइबोसोम और डीएनए पाए जाते हैं। राइबोसोम इनमें कौन सा पाया जाता है? 70S प्रकार का, ठीक है। 70S प्रकार का राइबोसोम और डीएनए जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है। अतः इसका ये इससे ये आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और जो हरित लवक होते हैं ये अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। ये अपना कुछ प्रोटीन अपने आप बनाते हैं। एक टर्म और आता है आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित एक गाढ़ा तरल होता है, जो कि किसका मिश्रण होता है? एंजाइम और प्रोटीनों का। तो आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स क्या होता है, कि ये सर एंजाइम और प्रोटीनों का एक गाढ़ा तरल मिश्रण होता है, जो कहाँ पे उपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पर ये वैसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया का जो केमिकल संगठन होता है, रासायनिक संगठन होता है, स्ट्रक्चर, तो वो किस तरीके का होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, फास्फोलिपिड्स पाए जाते हैं, आरएनए पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए की ज़्यादा मात्रा नहीं होती, बहुत कम मात्रा होती है। तो सबसे ज़्यादा इसके रासायनिक संगठन में देखें हम तो सबसे ज़्यादा मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया में जो होती है वो प्रोटीन की होती है, 65.70% के आसपास। इसके बाद में दूसरा मुख्य भाग होता है इसका फॉस्फोलिपिड 25%, फिर आरएनए और कुछ मात्रा में डीएनए, ठीक है। इसके बाद में आते हैं आपके लवक, प्लास्टिड। ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से काफ़ी बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसको थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहले देखते हैं कि जो लवक शब्द है ये किसने दिया।
लवक शब्द दिया गया अर्नेस्ट हैकल के द्वारा 1966 में। और ये लवक क्या होते हैं, ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, अंतः प्रद्रव्य जालिका से स्टार्ट किया था। तो जितनी भी चीजें अब तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं सभी हैं कोशिकांग ही, ठीक है, याद रखेंगे। सेल ऑर्गेनेलिज हैं, सभी कोशिकांग हैं। तो ये दिमाग में अपने में लेकर के चलना है। जो भी यहाँ पे जहाँ कोशिकांग खत्म हो जाएंगे, माइक्रोबॉडीज लास्ट हमारा कोशिकांग होगा, तो वहां पे आकर के फिर हम आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। लेकिन जब तक जितने भी मेन टॉपिक आ रहे हैं तो आप ये समझते चलें कि ये सभी क्या हैं, कोशिकांग हैं, और इन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये सभी कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो लवक के बारे में हम बात कर रहे हैं, पादप और शैवाल कोशिका में पाए जाने वाले दोहरी झिल्ली वाले, डबल मेम्ब्रेन वाले ये कोशिकांग हैं, ठीक है, याद रखेंगे। लवक जो होते हैं ये पादप और शैवाल कोशिका में पाए जाते हैं और दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग होते हैं। इस दोहरी झिल्ली में एक तरल पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। लवकों की जो दोहरी झिल्ली होती है, इस दोहरी झिल्ली में क्या पाया जाता है, एक लिक्विड पाया जाता है, और इस लिक्विड को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। स्ट्रोमा कहाँ पाया जाता है, लवक्स में पाया जाता है, प्लास्टिड्स में पाया जाता है। लवक जो होते हैं ये भोजन निर्माण और संग्रहण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मुख्य काम क्या है, भोजन निर्माण और संग्रहण करना। इसके अलावा ये जो हैं क्या करते हैं, ये जो आपके पत्तियां हो गई, फूल हो गए, उनको रंग प्रदान करने का भी काम करते हैं। तो यानी इनमें उपस्थित रंजकों के आधार पर, इनमें उपस्थित लवकों में उपस्थित रंजकों के आधार पर इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला आता है रंगीन या वर्णी लवक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। दूसरा आता है रंगहीन या अवर्णी लवक, जिसको बोलते हैं हम ल्यूकोप्लास्ट। और तीसरा आता है हरित लवक, जिसको बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। अब इन तीनों के काम क्या हैं, जो रंगीन या वर्णी लवक हैं, नाम से ही आप समझ पा रहे हैं, रंगीन यानी इनमें जो वर्णक पाया जाता है वो कौन सा होता है, कैरोटीन। वर्णक का मतलब है चीज़ों को रंग प्रदान करने वाला जो एक फैक्टर आप इसको बोल सकते हैं, वो कैरोटीन होता है क्रोमोप्लास्ट में। और इनका मुख्य काम है, जो भी फूल होते हैं अलग अलग रंगों के, पत्तियां होती हैं, ठीक है, हरी पत्तियां, उनको कलर देना, उनको रंग प्रदान करना, ये क्रोमोप्लास्ट का काम होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्योंकि ये क्या है, रंगहीन लवक है, अवर्णी लवक है। तो अब आप देखेंगे पौधे के कौन से भाग जो ऐसे होते हैं जिनमें कोई विशेष कलर नहीं होता, तो ऐसे पार्ट जो कि प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, खास करके पौधे की जड़ या उसका ऐसा तना जो भूमि के अंदर दबा हुआ है, ठीक है, जड़ या भूमिगत तना, ये ऐसे हैं, इनका कोई विशेष रंग नहीं होता। तो इनमें कौन से लवक होते हैं, कौन से प्लास्टिड होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, इसमें रंगहीन या अवर्णी लवक पाए जाते हैं, ठीक है। और ये विशेष रूप से याद रखेंगे कहाँ पाए जाते हैं, जड़ और भूमिगत तने में। और ये ऐसे भाग हैं किसी भी पौधे के जो कि प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। पत्तियों की बात हम कर रहे थे, क्रोमोप्लास्ट में पत्तियां जो होती हैं ये प्रकाश संश्लेषण करती हैं। अब ठीक है, तो जो प्रकाश संश्लेषण करने वाले पार्ट हैं उनमें जनरली कौन सा लवक होता है, रंगीन या क्रोमोप्लास्ट जो है आपका प्लास्टिड होता है, लवक होता है, ठीक है। रंगहीन लवक जो हैं, ल्यूकोप्लास्ट जो हैं, ये अमीनो अम्ल को किस में बदलते हैं, वशीय अम्ल में बदलते हैं। तीसरा है इसका हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में एक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम होता है पर्णहरित, ठीक है, क्लोरोफिल। हरित लवक में एक पर्णहरित नाम का वर्णक पाया जाता है जिसको अंग्रेजी में हम क्लोरोफिल कहते हैं। और ये क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। और इसी वजह से क्लोरोप्लास्ट को या हरित लवक को हम पादप कोशिका का यानी प्लांट सेल का किचन कहते हैं, पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। यहाँ से एक महत्वपूर्ण चीज़ है, शैवाल के अंदर पाया जाने वाला जो हरित लवक होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको क्रोमेटोफोर कहा जाता है, ठीक है। पादप जितने होते हैं उनमें क्या होता है, हरित लवक, और यही हरित लवक शैवाल में जो होता है उसका नाम हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, उसको क्रोमेटोफोर कहते हैं, याद रखें। क्रोमेटोफोर वही है, यानी इसका जो एक तरह से कह सकते हैं इसका महत्व वही है जो पादपों में क्लोरोफिल का है, ठीक है। तो इसका जो हरित लवक है वो क्रोमेटोफोर है, ये किसके लिए है, शैवाल के लिए है, याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे जो कुछ रंजक या वर्णक ये किस कलर के होते हैं, जैसे कैरोटीन है तो ये नारंगी रंग का वर्णक होता है।
जैंथोफिल आता है, ये भी वर्णक का नाम है, ये पीले रंग का वर्णक होता है। इसके अलावा जैंथोफिल जब सूर्य का प्रकाश ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रकाश हो जाता है, तो पौधों को उससे कुछ क्षति होती है, तो उस क्षति से सुरक्षा करने का काम भी जैंथोफिल करता है। जैंथोफिल 3 प्रकार के होते हैं, कैंथाजेंथिन, जियाजेंथिन और ल्यूटिन। ठीक है, तीनों के नाम याद रखेंगे, कैंथाजेंथिन, जियाजेंथिन और ल्यूटिन। और ये तीनों जो वर्णक हैं, इनको हम एंटीऑक्सीडेंट की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। और ये किसके प्रकार हैं? ये जैंथोफिल के ही 3 पार्ट हैं, कैंथाजेंथिन, जियाजेंथिन और ल्यूटिन। तीनों क्या हैं? एंटीऑक्सीडेंट हैं, याद रखेंगे। इसके बाद में आती है आपकी रसधानी, वैक्यूल्स। रसधानी जो है ये झिल्ली युक्त कोशिकांग है, जो जंतु, कवक, प्रोटिस्टा, जीवाणु, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जंतु कोशिका में भी होती है, कवक कोशिका में भी, प्रोटिस्टा में, जीवाणु में, पादप में, ठीक है, सभी में पाई जाती है। ये जिस झिल्ली से घिरी होती है उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। रसधानी जिस झिल्ली से, जो आवरण इसके चारों ओर होता है, उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ये जो रसधानी है, इसको रिक्तिका भी कहा जाता है, याद रखेंगे। वैक्यूल्स को रिक्तिका भी कहा जाता है। तो ये रिक्तिकाएं जो होती हैं कोशिका में, पोषण पदार्थ और अपशिष्ट पदार्थ, पोषण पदार्थ और अपशिष्ट पदार्थ दोनों का भंडार केंद्र होता है, स्टोरेज सेंटर होता है। रसधानी क्या है? पोषण पदार्थ और अपशिष्ट पदार्थ का स्टोरेज सेंटर है। इसके बाद में आता है आपका तारक काय, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रोसोम। इसकी खोज करी थी टी बोवेरी ने 1888 में। तारक काय या सेंट्रोसोम जो होता है, ये बेलन के आकार की एक छोटी संरचना होती है, और ये केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। तारक काय जो होता है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारक काय में एक तारक केंद्र होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम सेंट्रियोल। ठीक है, और इसी सेंट्रियोल से कुछ किरणें निकलती हैं, जिनको एस्ट्रल रेज कहते हैं, एस्ट्रल किरणें। ठीक है, तारक काय जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारक काय के अंदर एक तारक केंद्र होता है, सेंट्रियोल होता है, और इसी सेंट्रियोल से एस्ट्रल किरणें निकलती हैं, एस्ट्रल रेज निकलती हैं। और ये एस्ट्रल रेज का काम क्या है? ये गुणसूत्र से जुड़कर उसे अपनी ओर खींचती हैं। गुणसूत्र, क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम से जुड़ करके ये उसे अपनी ओर खींचती हैं। क्रोमोसोम के बारे में पिछली क्लास में हमने बात की थी, ठीक है, आपको याद होगा। तो जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, एस्ट्रल किरणें उससे जुड़ करके उसे अपनी ओर खींचती हैं, जिससे गुणसूत्र 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। तो गुणसूत्र के 2 भागों में डिवाइड होने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी चीज एस्ट्रल किरणें हैं, जो सेंट्रियोल से निकलती हैं। ठीक है, सेंट्रियोल हम यहाँ पे देख रहे थे, ये तारक केंद्र है, हिंदी में इसको तारक केंद्र कहते हैं। ये किससे बना हुआ होता है? तो ये ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन के 9 परिधीय तंतुओं से मिलकर के बनता है। ट्यूबुलिन नामक प्रोटीन यहाँ पे आप याद रखेंगे, जिससे सेंट्रियोल का निर्माण होता है। इसके अलावा सेंट्रियोल जो है कोशिका विभाजन और जो चलन अंग होते हैं, सीलिया और फ्लैजिला, सबसे पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था सीलिया और फ्लैजिला क्या होते हैं। तो कोशिका का विभाजन और सीलिया और फ्लैजिला जो कि चलन अंग माने जाते हैं, इनके निर्माण में भी जो है सेंट्रियोल भाग लेता है, तारक केंद्र भाग लेता है। ठीक है, इसके बाद में आता है आपका राइबोसोम। राइबोसोम की खोज किसने करी थी? जॉर्ज पैलेड ने करी थी 1953 में। जो राइबोसोम होते हैं, ये आरएनए यानी राइबो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के संयोग से बने हुए होते हैं। तो पहली चीज आपको यहां से याद रखनी है कि राइबोसोम का निर्माण किससे होता है? राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन के संयोग से बनते हैं। मुख्य काम क्या है? प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेना। क्योंकि ये प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेता है, तो इस वजह से इसको कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, ये क्या है? राइबोसोम है। यूकैरियोटिक कोशिका में 80 एस प्रकार और प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है, यानी जो मुख्य रूप से बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं, उसमें जो राइबोसोम का टाइप होता है वो 80 एस होता है, और प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो 70 एस प्रकार का पाया जाता है। अभी 70 एस 80 एस का है, इसको भी नीचे बात करेंगे। राइबोसोम जो होते हैं अंतः प्रद्रवी जालिका से संयुक्त होते हैं, और केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, इनमें भी ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब राइबोसोम में हम देख रहे थे, आपको यहाँ से बताया मैंने कि यूकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम का टाइप होता है वो 80S होता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम का जो टाइप होता है वो 70S होता है। अब जो 80S या 70S टाइप के
राइबोसोम है इनकी उप इकाई भी होती हैं, सब यूनिट भी होती हैं। तो 80S प्रकार का जो राइबोसोम है उसकी दो उप इकाई होती हैं, एक 60S और एक 40S। ऐसे ही जो 70S प्रकार का राइबोसोम है इसकी भी दो सब यूनिट होती हैं, दो उप इकाई होती हैं, एक 50S और एक 30S। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में जो हमारा अंतिम कोशिकांग है वो है माइक्रोबॉडीज, या इनको साइटोसोम्स भी कहते हैं। ये कोशिका द्रव्य में उपस्थित बड़े ही सूक्ष्म कोशिकांग हैं जिन पर सिंगल फास्फोलिपिड की झिल्ली का आवरण पाया जाता है, ठीक है। एकल फास्फोलिपिड की झिल्ली का आवरण जो है वो माइक्रोबॉडीज या साइटोसोम के ऊपर पाया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं मेनली, पैरोक्सीसोम्स और ग्लाइऑक्सीसोम्स। पैरोक्सीसोम और ग्लाइऑक्सीसोम्स। पैरोक्सीसोम्स जो होते हैं ये जो बड़े बड़े अणुओं होते हैं उनका विघटन करते हैं। इसके अलावा जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको डिटॉक्सीफाई करने में सहायक हैं। जो भी टॉक्सिक चीज़ें होती हैं, जहरीली चीज़ें होती हैं, उनको डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए पैरोक्सीसोम्स जो है सहायक होते हैं। ग्लाइऑक्सीसोम्स जो होते हैं ये पादप और कवक में पाए जाते हैं, और संग्रहित लिपिड जो होती है उसको ये कार्बोहाइड्रेट में चेंज करने का काम करते हैं। और लिपिड को कार्बोहाइड्रेट में जब ये बदलते हैं तो इसका जो इम्पैक्ट रहता है वो क्या रहता है, इसकी वजह से पादपों की वृद्धि में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट का पादपों की वृद्धि में उपयोग किया जाता है। ये किसकी मदद से होता है, ये ग्लाइऑक्सीसोम्स की मदद से होता है, याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में काफ़ी स्थान पर ये चीज़ें यूज हुई हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। वैसे जब हम शुरुआत से ही चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं तो इसके बारे में जो बेसिक सी जानकारी है वो मैंने आपको पहले ही दे दी थी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। तो इसका जो मुख्य अंतर होता है, या जिस चीज़ के आधार पर प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में विभेद किया जाता है या डिफरेंस किया जाता है, वो किसके आधार पर होता है। तो मुख्य रूप से जो इसका एक, वैसे तो बहुत सारे यहाँ पर देखे होंगे आपको, बहुत सारे रीजन दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन जो मुख्य अंतर होता है इसमें, ठीक है, वो ये होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला, केंद्रिका और जो कोशिका भित्ति होती है, ठीक है, ये नहीं होती है। मुख्य अंतर बता रहा हूँ, सबसे मुख्य अंतर, अगर कहीं पूछा भी जाएगा तो यही पूछा जाएगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला, केंद्रिका और जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो नहीं होती है। इसके विपरीत जब हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो इसमें केंद्रक कला, केंद्रिका और इसके साथ साथ जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो पाई जाती है। मेन डिफरेंस जो है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में वो यही है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो दोनों में अलग अलग होती हैं, उनको देख लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप यही चीज़ याद रखेंगे, केंद्रक कला, केंद्रिका और सेल वॉल, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती हैं। अब यहाँ पर जो इनके सारे के सारे डिफरेंसेस हैं उनको देख लेते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, केंद्रक कला और केंद्रिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में जो है होते हैं, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, अभी जिनको हम पढ़ करके चले आ रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, अंतः प्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक कोशिका में जो झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, जिनको अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। मुख्य रूप से याद भी रखेंगे, और मैं आपको बताते भी चला आया हूँ, यूकैरियोटिक कोशिका एक तरह से आप बोल सकते हैं जो बहुकोशिकीय जीव हैं वो यूकैरियोटिक हैं, और जो एक कोशिकीय जीव हैं जनरली वो कैसे हैं, प्रोकैरियोटिक हैं। तो बहुकोशिकीय जीवों में आप भी आते हैं, हम भी आते हैं, ठीक है। तो हम सभी में क्या पाए जाते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका होती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो यूकैरियोटिक जीवों में या बहुकोशिकीय जीवों में पाए जाते हैं। राइबोसोम के आधार पर देखें तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें 70S टाइप का राइबोसोम होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का राइबोसोम होता है। हरित लवक के आधार पर यहाँ पर क्या अंतर है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं इसमें कुछ जीवाणु प्रकाश से संश्लेषण करते हैं, जो झिल्लीदार पुटिका में करते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका में जो पौधे होते हैं, पादप कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, हरित लवक में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधार पर देखेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया के आधार पर प्रोकैरियोटिक कोशिका को हम किस तरीके से देखेंगे, इसमें श्वसन जो होता है वो प्लाज्मा झिल्ली में होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन
माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिका भित्ति इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। लैंगिक जनन प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है, क्योंकि ज़्यादातर जीव जो होते हैं इसमें एक कोशिकीय होते हैं, ठीक है। और यूकैरियोटिक कोशिका में देखते हैं तो हम लैंगिक जनन उपस्थित होता है, क्योंकि इसमें नर मादा भी अलग अलग होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे जीव हैं, पादप हैं, जिनमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग अलग अलग होते हैं। तो लैंगिक जनन की जो व्यवस्था है वो यूकैरियोटिक कोशिका में देखने को मिलती है। इसमें एक गुणसूत्र होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक ही क्रोमोसोम होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में एक से ज़्यादा क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। इसका जो सेल साइकिल होता है 20 से 60 मिनट अनुपस्थित, और इसका जो सेल साइकिल होता है वो 12 से 24 घंटे उपस्थित, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे जंतु और पादप कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या है। जंतु और पादप कोशिका में मुख्य अंतर इसकी सेल वॉल के आधार पर डिसाइड किया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पादप कोशिका है, प्लांट सेल है, उसमें जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है। केंद्रक देखेंगे तो जंतु कोशिका में केंद्रक कोशिका के बीच में होता है, और पादप कोशिका में जो केंद्रक होता है वो एक साइड में होता है। अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती हैं जंतु कोशिका में बहुत अधिक होती हैं, अधिक मात्रा में होती हैं, और पादप कोशिका में जो होती हैं वो दूर दूर होती हैं। गुणसूत्र जंतु कोशिका के छोटे होते हैं, पादप कोशिका के बड़े होते हैं। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है जंतु कोशिका में ये ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, और पादप कोशिका में जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च के रूप में संचित रहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो होता है जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है, पादप कोशिका में स्टार्च के रूप में संचित होता है। जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है, और पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। अब गोल्जी उपकरण, गोल्जी बॉडी हम पढ़ के ही आ रहे हैं। हमने वहाँ पे पढ़ा है कि जंतु कोशिका में गोल्जी उपकरण होता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है, और पादप कोशिका में इसके स्थान पर क्या होता है? डिक्टियोसोम होता है, ठीक है। ये एक तरह से हम बोल सकते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स की ही उप बॉडी होती है, सब बॉडी होती है, ठीक है, डिक्टियोसोम। जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है, और पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। लवकों की बात करेंगे तो जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होता है, और पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य अंतर हैं इसमें जंतु और पादप कोशिका में। लेकिन सबसे ज़्यादा बार जो प्रश्न पूछा गया है वो इसकी सेल वॉल के आधार पर ही पूछा गया। जनरली जो क्वेश्चन आता है जंतु या पादप कोशिका में अंतर से जुड़ा हुआ, वो किसके आधार पर पूछा गया है? वो इसकी कोशिका भित्ति की उपस्थिति के आधार पर पूछा गया है। जंतु कोशिका में आप याद रखेंगे कोशिका भित्ति नहीं होती है, पादप कोशिका में सेल्यूलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। और दूसरी चीज़ ये कार्बोहाइड्रेट वाला याद रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है जंतु कोशिका में, और पादप कोशिका में स्टार्च के रूप में संचित रहता है, ठीक है। तो ये जो है इसका दूसरा वाला पार्ट था, ये यहाँ से कंप्लीट होता है। अगले पार्ट में वो भी सेल से जुड़ा हुआ होगा, और उसमें हम बात करेंगे कोशिका विभाजन के बारे में, ठीक है। कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन के बारे में बात करेंगे, और इसी के साथ में आपका पूरा सेल वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। और आप सभी को पता ही है, देख भी रहे हैं कि मैं चीज़ों को बहुत डिटेल में आपके लिए करा रहा हूँ, और इसको कराने का मेरा जो पर्पज़ है वो यही है। बार बार हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि मैं चीज़ों को ऐसे करा रहा हूँ कि एक बार आप पढ़ लें तो फिर दोबारा से आपको किसी भी चीज़ को अलग से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपको यूट्यूब पर बहुत कम मिलेंगी, कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट या पूरी की पूरी चीज़ को डिटेल्ड वे में और यूट्यूब पर फ्री में डाला जा रहा हो, ये कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। तो मैं ये कहूँगा इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, और हो सके, संभव अगर हो सके, आपके पास समय है, आप जो है इसके नोट्स भी बनाते चलें। और आप यकीन मानिए मेरे साथ साथ अगर आप अपने नोट्स क्लियर करते चलेंगे, लिखते चलेंगे, मैंने इसको थोड़ा सा डिटेल में लिखा है, यानी जहाँ पर मुझे 2 शब्द लिखने थे मैंने वहाँ पर पूरी लाइन लिखी है। वो लाइन इसलिए लिखी है क्योंकि ये मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ, ये मुझे यूट्यूब पर देना है, पढ़ाना है, इस वजह से मैं उस पर थोड़ा सा पूरा सेंटेंस लिख देता हूँ, ताकि थोड़ा सा ऑड नहीं लगता, ऐसा नहीं लगता कि चीज़ें बिल्कुल ऐसी कहीं ना कहीं कीवर्ड टाइप में लिखी हुई हैं। तो सपोज कीजिए, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप अपने लिए इसके नोट्स बनाएंगे तो इनको आप और संक्षिप्त कर सकते हैं, ठीक है। कीवर्ड के रूप में आप अपने नोट्स जो है वो बना सकते हैं, तो इसको और छोटा आप कर सकते हैं और इसको शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं सलाह यही दूंगा कि अपने नोट्स जो है वो साथ साथ ज़रूर बनाते रहिएगा।
और जिस दिन ये सीरीज़ समाप्त होगी बायोलॉजी वाली और आपके पास में एक अच्छी सी नोटबुक तैयार हो जाएगी, पूरी बायोलॉजी जिसमें होगी, सारी महत्वपूर्ण चीज़ें जिसमें कवर्ड होंगी, और ऐसा आपको कहीं पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें मैं खुद उत्पन्न नहीं कर रहा हूँ, और ये जो है मैं मल्टीपल बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको बुक के नाम भी बता देता हूँ। देखिए एनसीईआरटी, क्योंकि जिन बुक्स के नाम मैं बता रहा हूँ, उन बुक्स के नाम जो है आप मतलब नाम सुन करके उन बुक से इनको मैच करके देखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको किसी बुक में से ऐसा नहीं लगेगा यार ये बुक भी हमारी कंप्लीट हो गई, ये बुक भी कंप्लीट हो गई, वो बुक भी। सारी की सारी बुक आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। 4 किताबों का सहारा इन नोट्स को तैयार करने में मैं ले रहा हूँ। चारों किताबों का जो क्रक्स मटेरियल है, जो सबसे अच्छा मटेरियल है, ताकि कहीं से भी कुछ चीज़ छूटे ना, और जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो जो है मैं यहाँ पर इंक्लूड कर पाऊँ। तो 4 किताबों के नाम आपको बता रहा हूँ। पहली किताब है आपकी, जो कि मैं हमेशा से प्रीफर करता हूँ, अरिहंत पब्लिकेशन की एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस। ठीक है, ये बुक का नाम है, एनसाइक्लोपीडिया के नाम से अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है, जिसमें तीनों के तीनों पार्ट दे रखे थे। साइंस की ही बुक है, बहुत शानदार किताब है। वो इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ। एनसीईआरटी प्रमुखता से यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इस सीरीज़ को करते हैं, तीनों पार्ट में कराऊंगा। एक पार्ट भौतिकी वाला कंप्लीट करा दिया है, बायो वाला करा रहा हूँ, रसायन वाला भी कराऊंगा। तो एनसीईआरटी को प्रमुखता से इसमें मैं ध्यान में रखते हुए चीज़ों को कंप्लीट कर रहा हूँ, और इसी वजह से कहता हूँ कि इस सीरीज़ को अगर आप करते हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 2 चीज़ें हो गई, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एनसीईआरटी आपकी हो गई। इसके अलावा दृष्टि आईएएस की क्विक बुक जो होती है, आपको पता है क्विक बुक आप सभी जानते होंगे, दृष्टि पब्लिकेशन की क्विक बुक्स आती हैं मार्केट में, उसकी जो साइंस वाली बुक है वो भी रेफरेंस में है। इसके साथ साथ सबसे पॉपुलर चीज़ आजकल में जो महेश कुमार वर्ण वाला आप लोग पढ़ते होंगे, वो भी रेफरेंस में है। ये 4 किताबें जो है वो मेरे सामने रखी होती हैं जब भी चीज़ें मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो चारों किताबों का जो एक निचोड़ है वो मैं आपको यहाँ से देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे तो आपका इसका बहुत ज़्यादा लाभ आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।